नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर हाजिर हो गए हैं आज आपके साथ, और आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं एक युवा मेहमान। युवा मेहमान हैं, युवा व्यवसायी भी हैं और युवा समाज सेवी भी हैं। हर तरह से इनका जो परिचय है वह आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं जिनको लेकर आ रहा हूँ, जिन युवा चेहरों को भी लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग शख्सियत को लेकर आ रहा हूँ, वह कहीं ना कहीं अपना अनुभव साझा करने के लिए परफेक्ट किरदार के रूप में हमारे सामने हाजिर हो रहे हैं, परफेक्ट मेहमान के रूप में हाजिर हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं सुमित सिन्हल जी। सुमित सिन्हल जी के बारे में परिचय देने से पहले उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। नमस्कार। धन्यवाद खबर समय को और संजय जी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद आपका भी सुमित जी आने के लिए हमारे कार्यक्रम में। और सुमित जी का संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। सुमित जी वैसे तो जीवन ज्योति का नाम आपने सुना ही होगा सबने। हिलकट रोड में एक जीवन ज्योति बोल के एक मेडिसिन शॉप है। छोटी सी शॉप थी, लेकिन आज उसने जिस तरह से विस्तार किया है, सुमित जी आज किंग्स केयर और किंग्स केयर की जो ओपीडी सेंटर है, ओपीडी सेंटर और किंग्स केयर का जो अस्पताल है उसके डायरेक्टर हैं। मतलब इनका जो इनके जो परिवार का जो पारंपरिक जो दुकान थी जीवन ज्योति, वहां से चलकर इन्होंने किंग्स केयर तक का सफर तय किया है। आज किंग्स केयर को सबको ही जानते हैं। और सामाजिक क्षेत्र में भी इनके पिताजी जो हैं उनका भी एक अच्छा खासा नाम है। और इनका जो बचपन है वह भी सिलीगुड़ी में ही गुजरा है। इनका पुश्तैनी मकान भी सिलीगुड़ी में ही है। इनका पूरा जो शिक्षा दीक्षा सब कुछ सिलीगुड़ी में ही हुई है। तो एक अनुभव इनके पास है सिलीगुड़ी के बारे में जो हम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ बता दें कि सुमित जी का जो सोशल प्रोफाइल है वह भी काफी बड़ा है। YI यानी कि यंग इंडियंस के चेयरमैन के रूप में फिलहाल ये कार्यरत हैं। देखभाल कर रहे हैं यंग इंडिया की जो कार्यकारिणी है उसका। और लगातार 10 साल से यंग इंडियंस में कार्यरत है। ये मेंबर्स के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। CII में मेंबर है, जोनल कमेटी में है, जोनल काउंसिल में है, और लायंस क्लब सिलीगुड़ी सेंट्रल यूथ के चार्टर प्रेसिडेंट भी है। लायंस क्लब सिलीगुड़ी ग्रेटर यूथ के चार्टर प्रेसिडेंट भी हैं। और नेट हेल्थ के ऑल इंडिया में एक्टिव मेंबर भी हैं, जो कि समझिए CII की तरह ही एक संगठन है जो कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सामूहिक संगठन होता है उसके हैं। और ICC में भी मेंबर है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़े हुए और भी कई संस्थाएं, हो सकता है ये भी भूल गए हो। हमारे पास भी इतनी लंबी लिस्ट आ नहीं पाई, बन नहीं पाई, क्योंकि समय भी काफी कम है। और साथ ही साथ बता दूं कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में MBA किया है, मास्टर इन बिजनेस, और हेल्थ में भी MBA किया है, हेल्थ सेक्टर में भी। तो सुमित जी, हमारे इस कार्यक्रम को तो आपने देखा ही होगा। हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे हमारा और अमृत भोग राइस का एक ही मकसद है कि हम सिलीगुड़ी को और बेहतर जो सीमित संसाधन है या जो संसाधन पहले से उन्हीं को थोड़ा सा हेर फेर करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारी रफ्तार जो है, विकास की रफ्तार जो है वह आगे बढ़ सकती है, उसके बारे में हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसी चर्चा में सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, हमारे शहर में आज के दौर में जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, उस तरीके से क्या संसाधनों में भी जो विकास होना था या जो विकसित होने से संसाधन वो हो पाए हैं, चाहे ट्रैफिक सिस्टम में बोलिए, चाहे पार्किंग में बोलिए? नहीं, ग्रोथ सिलीगुड़ी का जरूर हुआ है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। सिलीगुड़ी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द कंट्री। और जैसा कि आपने बहुत सही तरीके से कहा, जिस स्पीड से ग्रोथ हो रहा है उस स्पीड से शायद ट्रैफिक और पार्किंग की जो समस्या है वो हर दिन बढ़ती ही जा रही है। उसका सल्यूशन शायद हम अभी नहीं खोज पा रहे हैं किसी को, किन कारणों से। क्या हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन? जैसा कि आप नमस्ते सिलीगुड़ी में सारे ये क्वेश्चन आप उठाते हो कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो प्रॉब्लम तो हमें सभी को पता है कि क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए। आई थिंक ये दिस इज द रीजन व्हाई ऑल ऑफ अस आर हियर कि सोल्यूशन क्या है ट्रैफिक का। मुझे लगता है अवेयरनेस इज द की। आज इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे भारत में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं श्री आनंद महिंद्रा जी। आज से 2 हफ्ते पहले लिंक्डइन और ट्विटर दोनों पे उन्होंने एक फोटो डाली थी, और वो फोटो थी मिजोरम की। मिजोरम की एक बहुत ही भीड़ी सी सड़क में एक तरफ पूरा ट्रैफिक लगा है, और जो व्हाइट लाइन है उस व्हाइट लाइन से एक छोटी सी बाइक भी साइड नहीं थी।
और इस तरफ की पूरी ट्रैफिक ओपन थी दूसरी तरफ से चलने के लिए। तो इन्फोर्समेंट चाहे से हमारी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कोई सिविक बॉडी हो, दे कैन इन्फोर्स ओनली सो मच, बट अल्टीमेटली जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो सिविक सेंस है, वो एक सिटीजन जो सिटी के हैं उसके ऊपर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद रियलाइज करें कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैफिक के प्रति और हम अवेयर रहें उसके प्रति। एक और आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे ही देश के बहुत पास एक बहुत छोटा सा देश है भूटान। आपको शायद पता भी होगा या हमारे कुछ आज के व्यूअर्स को जानकर आश्चर्य होगा, भूटान एक ऐसा देश है जिसमें पूरे देश में कहीं पे भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। और ऐसा लोगों का मानना होगा कि भूटान में पॉपुलेशन कम है, पर भूटान एज अ कंट्री शायद साइज में एरिया वाइज बड़ा होगा, बट थिम्पू, पारो जो उनकी सिटीज हैं वो इक्वली पॉपुलेटेड हैं। बट वहां की जो आम जनता है, वहां की जो लोग हैं, वो बहुत अवेयर हैं और उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इतने ज्यादा अवेयरनेस से, सिविक सेंस से हमारे शहर को चलाएंगे कि हमें ट्रैफिक लाइट की शायद जरूरत ही ना पड़े। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चरल चेंजेस यस चाहिए, हमें सही प्रकार की पार्किंग चाहिए और भी व्यवस्थाएं चाहिए, बट एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि हर एक नागरिक सिलीगुड़ी का ये जागरूक रहे और उसमें सिविक सेंस की अवेयरनेस आए, तो हम शायद ये प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो सुमित जी जैसे बता रहे हैं कि घूम फिर कर देखिए, बात जो हम करना चाह रहे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व लेना ही होगा प्रशासन को। बावजूद उसके अगर दूसरा पक्ष हम देखें, सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो हम नागरिकों का दायित्व भी कहीं ना कहीं कम नहीं है। अगर हम सारा भार, उत्तरदायित्व अगर प्रशासन का दे दें तो वो नहीं होगा। हम सिर्फ दूसरों को देकर चलने वाली जो आदत है उसे बंद करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि समस्या से भी हमें ही जूझना पड़ता है। अगर हम सिविक सेंस के मामले में, अगर हम सिलीगुड़ी के लोगों को, मतलब अपने आप को, हम दोनों भी उसमें शामिल है और ये पूरा शहर भी उसमें शामिल है, अगर सिविक सेंस के मामले में 10 नंबर हो तो आप कितने नंबर देंगे? मुझे लगता है मैं शायद 5.5 नंबर दूंगा। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, हम आई थिंक इंटेंट है, हम सब चाहते हैं कि हमारा शहर आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। काफी चीजों में हम लैक करते हैं, हम ढिलाई बरतते हैं, बट क्योंकि इंटेंट है और कोशिश है, तो मुझे लगता है कि 5.5 इज अ जस्ट नंबर। 5.5, अच्छा ठीक है। तो 5.5 नंबर इन्होंने दिए हैं 10 में से, क्योंकि इनका मानना है कि कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश भी है, इसको मानकर ही ये दे रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की कि जैम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, जिससे हम रूबरू होते हैं हर रोज, हम, आप, हर आदमी, हर नागरिक जो इस शहर में रह रहा है, और उसका खामियाजा भी हम ही भुगतते हैं, उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं, मगर सुधार हमारे अंदर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इस बात को कि हम नागरिक सिविक सेंस को ठीक करते हैं तो इसमें सुधार आएगा, मगर आपको लगता है कि पार्किंग की जो समस्या है उसका सुधार कहां से आएगा? क्योंकि पार्किंग की भी आज के दौर में जिस तरह से वृद्धि हुई है, गाड़ियों की वृद्धि हुई है, और बाहर से भी लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, पड़ोसी देशों से लोग आते हैं, पड़ोसी राज्यों से लोग आते हैं, तो गाड़ियों की संख्या में तो वृद्धि हो ही रही है, मगर पार्किंग की जो स्थिति है, जो जगह है हमारे पास, वो कम है। इसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो या इसमें कुछ नया कुछ किया जाए ताकि कुछ फायदा हो, तो क्या समाधान हो सकता है? देखिए, रोड्स तो हम ओवरनाइट बड़े नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर भी 1 दिन या 2 दिन या 1 साल 2 साल में नहीं बन सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कुछ चीजें देखने में जहन में आती हैं, और हम सब अप्रिशिएट करेंगे इस बात को जब ये सोचेंगे। सबसे ज्यादा जाम सिलीगुड़ी शहर में कहां लगता है? सेवक रोड और हिलकाट रोड में। अगर जो हिलकाट रोड और सेवक रोड के ऊपर में पार्किंग बनी है, अगर हम गौर से देखें तो वो गाड़ियां किन की लगी है? 10 साढ़े 10 बजे तक सुबह सारा हिलकाट रोड और सारा सेवक मोड़, प्रोबेबली चेक पोस्ट से लेके पानी टंकी मोड़ तक जाम हो जाता है, और वो गाड़ियां उन उद्योगपति की या बिजनेसमैन की है जिनकी दुकानें वहीं पे हैं। तो आज अगर हम अपनी गाड़ियों को अपनी दुकानों के सामने लगा दें, तो किसी और को तो गाड़ी पार्किंग करने की वहां जगह ही ना मिले। तो क्यों ना हम हर 2 किलोमीटर में या 1 किलोमीटर में ऐसे कोई डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज बनाएं
जहां पे जिनकी दुकानें हैं वो कम से कम अपनी सारी गाड़ियां पार्क करें, और 10 बजे से लेके शाम 6 बजे, साढ़े 6, 7 बजे तक जो बिजनेस करने के लिए नॉट जस्ट इन सिलीगुड़ी बट सिलीगुड़ी के बाहर के लोग भी जो आते हैं, उनको वो पार्किंग अगर मुहैया की जाए तो वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए यूटिलाइज करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। पर हम अगर खुद एज बिजनेसमैन या उस दुकान के ओनर के हिसाब से या उस ऑफिस के ओनर के हिसाब से हम अगर अपनी गाड़ियों से ही पूरा पार्किंग अगर ब्लॉक कर ले, तो उनको तो गाड़ी लगाने की जगह ही ना मिले। बिल्कुल, व्यवसाय में भी इसमें नुकसान होगा। ये सारी चीजें शायद हम आज रियलाइज नहीं करते हैं, बट किसी प्रकार का अगर हम ये अवेयरनेस चलाएं या एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ जगह आइडेंटिफाई की जाए, जैसे कि हम सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस एंड द गवर्नमेंट शुड ओनली बी इन गवर्नेंस। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट और पब्लिक साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आए। और बहुत सारी जगह अभी देखा जा रहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग, 2 गाड़ियां ऊपर नीचे लगती है। अगर उस तरीके का टेक्नोलॉजी हम शहर में लाके गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में अगर पार्किंग की ये सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जरूर मुझे लगता है कि कुछ अगर पूरा नहीं तो कुछ सुधार भी होगा। इस संदर्भ में मेरा एक और सुझाव है। सुझाव ये है कि हम एक वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे हैं, जिसे एक गाड़ी की जरूरत है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हो गई है, तो हम 2 गाड़ी लेने की सोच लेते हैं। घर में 3 मेंबर है तो 3 मेंबरों के लिए 3 गाड़ी। इसी तरीके से ये गाड़ियों का भी तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना होना चाहिए। उसके लिए अगर इस टाइप की कोई मुहिम चलाई जाए या कोई रूल पास किया जाए, फैमिली मेंबर जितने हो, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, पर मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए। जितने फैमिली मेंबर हैं उनके ऊपर आपको एक लिमिटेड गाड़ी या 2 व्हीलर मिलेगा। उससे ज्यादा अगर आप लेना चाहो तो उसको किसी तरीके से या तो टैक्स के रूप में हो या किसी और रूप में हो या हाई टैक्सेस के रूप में हो, वो हम कम से कम चीजों को कर्ब कर सकें, एक्सेस ट्रैफिक को या पार्किंग को यूटिलाइज करने को लेकर। और आपको ये जानकर के भी बहुत लोगों को पता भी होगा, आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, सिंगापुर जैसी सिटी में, जो कि एक कंट्री है, इनफैक्ट सिटी वेस्ट कंट्री है, वहां पार्किंग की वैल्यू गाड़ियों की वैल्यू से ज्यादा है। तो आज अगर कोई सिंगापुर में गाड़ी खरीदने जाता है तो उसे पहले यह ठीक करना पड़ेगा कि मैं पार्किंग कहां खरीदूंगा, एंड द वैल्यू ऑफ द पार्किंग इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द कार। और वहां 5 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी लोग नहीं खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, और पार्किंग करोड़ों से भी ज्यादा रुपए में वहां पे गाड़ी की वैल्यू से ज्यादा होती है। तो वह दिन दूर नहीं है जब शायद ऐसे दिन सिलीगुड़ी में भी आ जाए। तो सुमित जी भी बता रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं। इससे पूर्व भी एक मेहमान आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, कि किन्होंने कहा था, मगर ये गवर्नमेंट और जो इसकी पार्टनरशिप की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, उसको कर कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान के तौर में हम सोच सकते हैं। मगर यह तो प्रशासन का विषय है कि इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे इंप्लीमेंट में लाया जाए, इसको कैसे आधार मतलब धरातल पर लेकर आया जाए। क्योंकि सोच और चर्चा और समाधान की जो आशा है या जो बात है वह हम रख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल इसमें क्या अड़चने हैं वह तो सरकार को ही सोचनी है। मगर समस्या का समाधान करना ही होगा, क्योंकि जैसा सुमित जी बता रहे हैं कि विदेशों में कई जगहों पे ऐसा है कि आपकी गाड़ी से ज्यादा कीमत आपकी पार्किंग स्पेस की है। तो वहां लोगों को सोचना पड़ता है कि हम गाड़ी खरीदें या पार्किंग स्पेस खरीदें। तो पार्किंग स्पेस खरीद कर लास्ट फाइनली ये होगा कि हम पार्किंग स्पेस खरीद कर उसे भाड़े में देना पड़ेगा हमें, उससे हमारी आमदनी ज्यादा होगी। तो उस वक्त लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। तो शायद फिर से ये जो साइकिल है, जो एक समय था कि गाड़ियां बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, मुझे लगता है कि वही दौर वापस ना आ जाए। यह डर भी आपके अंदर होना चाहिए कि कहीं यह ना हो कि आपको गाड़ी तो आप आराम से खरीद सकते हो, बहुत सस्ते में खरीद सकते हो, लेकिन गाड़ी को रखने के लिए जो जगह है वो आपके पास महंगी होगी। तो इस बारे में ही हम बात कर रहे थे। और जो दर्शक नए सिरे से जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे साथ आज बैठे हुए हैं सुमित सिन्हल, जो कि एक युवा व्यवसायी और समाजसेवी भी हैं। कई संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, और
अपना एक विजन रखते हैं। एजुकेशन के मामले में भी एमबीए किया हुआ है इन्होंने, हेल्थ केयर में भी एमबीए किया हुआ है इन्होंने, मास्टर्स किया हुआ है, तो काफी एक अलग विजन रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हर विजन के लोग, हर दृष्टिकोण के लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, ताकि हमारा जो इस शहर है, सबसे बड़ी बात है कि यह सुमित जी हमारे शहर के ही निवासी है और इनके पास जो विचार है, इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, बाहर से जो ग्रहण की है, बाहर जो देखा है, उसको भी आप आज जो हम यहाँ मंच में साझा कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी झलक आपको दिखेगी। इन्होंने जैसे विदेशों की बात की, इन्होंने जैसे दूसरे हमारे राज्यों की बात की, उसमें कहीं ना कहीं झलक दिखेगी, क्योंकि इन्होंने यह सिर्फ एक सिलीगुड़ी में रहकर नहीं सोचा। इन्होंने इनकी जो पढ़ाई है वह इन्होंने घूम घूम कर अलग अलग जगहों पे की है, जिसके कारण इनका एक विजन है, काफी क्लियर है। अब अगर हम बात करें हमारे जो शहर है, जैसे कि हमने अपने लोगों में भी दिया, नमस्ते सिलीगुड़ी में, आपने सिलीगुड़ी देखा होगा ग्रीन है। ये हर बार मैं चर्चा करता हूं कि सिलीगुड़ी ग्रीन है, मगर जितना ग्रीन पहले था, बचपन में आपने देखा होगा, उतना ग्रीन आज नहीं है। तो कहीं ना कहीं विकास के कारण या फिर ग्रोथ के कारण जो हम लोग जो स्पीड से जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम ये भूल जा रहे हैं कि हम कंक्रीट के जंगल तो उगा रहे हैं, मगर जो रियल में वास्तविक जो जंगल है, जिनकी हमें आवश्यकता है, जो हमें हवा देते हैं, जो हमें शुद्ध वायु और शुद्ध जो क्या बोलते हैं वातावरण देते हैं, उसको ही हम काटते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी क्या ऐसा कुछ है? आपने तो बहुत जगहों पे देखा है, ऐसा कुछ प्रोविजन है कि इसको बैलेंस किया जा सकता है? ये एक ऐसा मुद्दा आपने छेड़ा है संजय जी, क्लाइमेट चेंज का और इन्वायरमेंट का, जिसके बारे में शायद आज देश विदेश में चर्चा हो रही है। आज हम बात करते हैं G4, G7, G20 की, जहां देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड जब मिलते हैं तो उनका फर्स्ट एजेंडा ही होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करना। तो ये आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। ये तो हो गई ग्लोबल बातें। अब अगर लोकल बातें सोचें और समझें, जैसा कि आपने बोला, आई एम वेरी मच अ सन ऑफ द सॉइल। आज से 30 साल 32 साल पहले जब मैं कुछ 3-4-5 साल का हुआ करता था, तो हम बंगला में बोलते हैं टिया पाखी, स्पैरो। बहुत स्पैरो हुआ करती थी मेरे घर के आंगन में, आसपास में, और मैं उस चीज को आज भी रिलेट कर पाता हूं 30 साल बाद। बट आज जब मैं चाहूं कि मैं कुछ स्पैरोज देखूं सुबह, दिन में, शाम को, तो दे आर नोवेयर टू बी फाउंड। खोजने से भी शायद नहीं मिलेंगे। तो जो आप बोल रहे हो वी आर बिल्डिंग कॉन्क्रीट जंगल्स, ये बिल्कुल सही है। इस दौड़ में ऑफ काइंड ऑफ बिल्डिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट पीछे छूटा जा रहा है। बट जरूर इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। जरूरी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं सर्विस बिगिंस एट होम। कुछ महीने पहले हमारी जो संस्था है यंग इंडिया, उसके माध्यम से हम सिलीगुड़ी के जो कमिश्नर सर हैं मिस्टर वांगडी, श्री वांगडी सर, उनसे मुलाकात की थी। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर करी, कुछ चीज़ें हमने शेयर करी। जैसे कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो है कि कंपोस्टिंग या फिर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। एक चीज़ आज अगर हम आज आपके इस शो के माध्यम से शेयर करना चाहें, सिलीगुड़ी की पॉपुलेशन होगी अराउंड 8 to 10 lakhs। कुछ एक घर में अगर 4 लोग भी होंगे तो कम से कम हजारों लाखों घर हैं। हर घर में अगर हम सोर्स से वेस्ट का सेग्रीगेशन ना करें, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी सिविक बॉडी इतने हजारों लाखों घरों का वेस्ट सेग्रीगेट करे। और जो ये भी जानकर हम सभी को आश्चर्य होगा कि अगर हम सोर्स से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर ना करें, और एक प्लास्टिक जो मे बी डिग्रेडेबल वेस्ट में जाके सॉइल में जा चुका है, वो 200 साल तक शायद वो उसी सॉइल में रह जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक मुहिम सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चलाई थी, और मुझे अच्छे से याद है कि घर घर जाके एक ब्लैक बकेट, एक ग्रीन बकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और आज भी अगर हम देखें तो जो हर मोहल्ले में या पाड़ा में या सोसाइटी में जो कचरे एकत्रित किए जाते हैं, उन सारे कचरों में वो 2 कलर के बकेट्स ले कैरी करके चलते हैं, जिसमें कि उन्हें सिखाया जाता है। इनफैक्ट जो ग्रुप डी लेवल के स्टाफ भी जो कॉर्पोरेशन के ट्रेंड है, उनको सिखाया जाता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको, कौन से वेस्ट को किस में डालना है, कौन से वेस्ट को किस में डालना है, कौन डंप यार्ड में जाएगा और कौन सा कहाँ जाएगा। हम एज द ओनर्स और द कस्टोडियन ऑफ द सोसाइटी, हम खुद अगर ये सोचे कि हमारा घर का मेन गेट के दायरे के बाहर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और हम प्लास्टिक का कचरा बाहर डाल दें, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा शहर सुंदर हो, हमारा शहर ग्रीन हो। वो बिल्कुल भी मैं सोचता ऐसा नहीं है। तो सर्विस बिगिंस एट होम। इट इज इंपॉर्टेंट
कि वो हम खुद रियलाइज करें कि कैसे इस चीज को किया जाए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इस संदर्भ में, एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कि एक जापानीज कॉन्सेप्ट है मियावाकी फॉरेस्ट का। हमारी जो संस्था, जैसे मैंने कि बताया यंग इंडियंस, हमने लास्ट ईयर एक मियावाकी फॉरेस्ट बनाया था एसएसबी में, जो कि रानीडंगा में है। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है मियावाकी फॉरेस्ट का, जिसमें कि बहुत ही छोटे जगह में बहुत ही क्लोजली बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, ट्रीज लगाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, जिनका ये स्टडी की जाती है कि इस एरिया के सॉइल के और टेम्परेचर के हिसाब से कौन सा फास्ट ग्रो करेगा। और वो जो कि एक 100 से 200 साल लग जाते हैं फॉरेस्ट बनाने में, 20 से 30 साल के अंदर में वो एक लिमिटेड एरिया में फॉरेस्ट आ सकता है। और उसका कॉन्सेप्ट यही है कि बहुत क्लोजली गांचों को लगाया जाता है ताकि जो सनलाइट है वो सिर्फ ऊपर से आए। और एक और ब्यूटीफुल थॉट उस मियावाकी फॉरेस्ट का ये है कि सिर्फ 3 साल तक हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि वो गांच मरे ना, जिंदा रहें, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट ही उस फॉरेस्ट को ग्रो करके मियावाकी फॉरेस्ट को बड़ा कर सकता है। बिल्कुल। तो ये सुमित जी बता रहे हैं किस तरह से कि मियावाकी फॉरेस्ट का जो आइडिया है उसे कंसीव करके हम और माने प्लांट लगा सकते हैं और ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं। वैसे कि आप लोगों ने अभी यंग इंडियन की तरफ से जैसे शहर के बाहर नहीं, शहर के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट वाले कार्य किए हैं? हाँ, जो अगर हम लास्ट ईयर की बात करूं, कुछ 6 महीने पहले हम जब महानंदा ब्रिज से नीचे उतर के जो महानंदा का जो घाट है जो अपने देखते हैं जहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं, वहाँ पे कॉरपोरेशन के सपोर्ट से ही, उनके परमिशन से यंग इंडिया की क्लाइमेट चेंज टीम और गवर्नमेंट इंगेजमेंट टीम साथ में आकर हम लोगों ने बैरिकेडिंग करके जगह आइडेंटिफाई करके बहुत सारा ट्री प्लांटेशन किया था। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाछ लगाए थे उनका हम ध्यान रखें ताकि दैट कैन गो ऑन टू बिकम अ ग्रीन बेल्ट। तो धन्यवाद सुमित जी, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं और यंग इंडिया भी बहुत काम कर रही है। जितनी संस्थाएं हैं यहाँ पर वह बढ़ चढ़ कर इन कार्यों में आगे आ रही हैं। इसीलिए हमारा भी मकसद है कि कम से कम जो भी हमारे पास आ रहे हैं, और खासकर आपने देखा होगा कि अधिकांश संख्या में, अगर मैं 100 की बात करूं तो 99.9 का अगर जिक्र करें तो सारे के सारे व्यवसायी एवं समाज सेवी आपने देखा होगा उनके साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वह जो भी व्यक्ति हो हमारे यहाँ जो आ रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, माने जुड़ाव है उनका। तो ये एक बहुत सुंदर बात है और बहुत बेहतरीन बात है, बहुत सराहनीय बात है कि हमारे यहाँ का हर निवासी जो कि अपने क्षेत्र में अव्वल है, वह कहीं ना कहीं अपनी जो क्षेत्र का जो अनुभव है या जो उसे कमी लगती है उसे समाज सेवा के रूप में पूरा करने का प्रयास करता है, इसीलिए वो जुड़ा हुआ है समाज सेवा से। तो ऐसे ही आप देखेंगे इनकी भी जो सोशल प्रोफाइल है वो काफी लंबी है। इससे पहले भी जो लोग आए उनकी भी सोशल प्रोफाइल लंबी है। कल ही परसों जो विशाल जैन आए थे उनकी तो प्रोफाइल ही मैं पढ़ नहीं पाया था, इतनी लंबी प्रोफाइल है। तो इतनी कम उम्र में ये लोग युवा हैं। आपकी उम्र अभी क्या हुई है? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल है। तो 35 साल की उम्र में भी अगर ये लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भविष्य तो हमें नजर आ रहा है कि अच्छा ही है, मगर हमें सारे लोगों को मिलकर, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों के मिलकर कार्य करने भर से सिलीगुड़ी नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि इनके साथ देने के लिए और लोगों को भी आना पड़ेगा, मुट्ठी खोलनी पड़ेगी और लोगों को भी साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर, या फिर एक तरह की सोच, एक प्लेटफॉर्म ना हो मगर एक तरह की सोच को डेवलप करके एक साथ कार्य करना होगा। इस मंच से जो आज बातें हो रही है उसको कहीं ना कहीं मन में डालें और इस पे थोड़ा बहुत ही इंप्लीमेंट करें, 10% भी करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातें आगे जाकर आवरण लेगी और आवरण पहनकर वह एक नए रूप में डेवलप होगी आपके सामने में। तो जब हम बात करते हैं, जिस शख्सियत से बात करते हैं, जिस मेहमान से बात करते हैं, तो उनका हम देखते हैं कि वो किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और किस सेक्टर से हैं। तो आज सुमित जी जो हमारे साथ है हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो सुमित जी, जो पर्यावरण से रिलेटेड हमने बात की, हम हेल्थ सेक्टर पे भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ इसका आपको क्या लगता है कि कितने ज्यादा दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर से, आपका एक हॉस्पिटल भी है और किंग्स केयर का जो ओपीडी सेंटर भी है और मेडिसिन की भी आपकी शॉप है, तो क्या लगता है कितने दुष्परिणाम के रूप में आपके सामने आते हैं लोग कि जो डिजीज लेकर आते हैं वो उनमें से कितने डिजीज इस पर्यावरण के कारण होती है? आपको क्या लगता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा संजय जी। इसका आंसर मैं कुछ और रूप से देना चाहूँगा। कोरोना हुआ, बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम होकर ठीक हो गया और कुछ लोग शायद आज हमारे बीच नहीं हैं।
कोरोना की दवा सबके लिए एक ही थी, मैनेजमेंट भी सबके लिए एक ही था। क्यों ऐसा है कि कुछ लोगों को वो बीमारी छू कर निकल गई और कुछ लोगों को निगल गई? इसके पीछे उसका पूरा कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में है। हमारी इम्यूनिटी कैसी है? आज अगर हम अपने पर्यावरण के साथ रहते हैं, इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और ये एक जीता जागता लाइव एग्जाम्पल है कि हम अगर एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ जीते हैं, तो फिर कोरोना जैसी महामारी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चों में आते हैं। हम जब बच्चे थे, आप जब बच्चे थे, कितनी बार आपको याद है कि आप कोई पेडियाट्रिशियन या बच्चों के विशेषज्ञ के पास गए थे? ऐसे खांसी होती थी, माँ सुला देती थी और हम एक दिन 2 दिन शायद स्कूल नहीं जाते थे और ठीक हो जाते थे। आज कैसा होता है? हमारे बच्चों को थोड़ी सर्दी जुकाम होती है, हम पेडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं, उनको नेबुलाइजेशन लगाते हैं, उनको एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि शायद उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो। कहाँ हम देखते हैं कि अब हमारे बच्चे, हम जब बच्चे थे तो पंजाबी पाड़ा में मैं रहता था, बॉल क्रिकेट खेलते थे गलियों में, बॉल नाली में भी चली जाती थी तो हम उसी हाथों से उठाकर फिर से पैंट में ही पोंछकर फिर से खेलते थे, उसी हाथ से हम खाना भी खा लेते थे। फिर भी हमें आज भी वी आर इन पिंक हेल्थ। बट क्या हम ये सेम भविष्य हमारे बच्चों का, जितना हाइजीन हम उनके लिए मेंटेन कर रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं? शायद नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वी शुड बी इन पीस एंड हार्मनी इन नेचर। एक किताब है ग्रेगर मैकवेल ने लिखी है, हाउ नॉट टू डाई। उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही है, नेचर इज द बेस्ट हीलर। आज हम जो इंसान हैं या ह्यूमंस है, दैट इज नॉट द ओनली स्पीसीज इन द अर्थ। ये एक सोचने वाली बात है। और बहुत सारी स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं, जानवर है, इंसेक्ट्स है, पौधे हैं, पक्षी हैं। उन लोगों के लिए कोई हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, वो भी तो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं इस इकोसिस्टम में। तो क्यों हम इतना ज्यादा अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहे हैं कि हमें आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत पड़ रही है इस अर्थ में या इस प्लैनेट में एग्जिस्ट करने के लिए? तो जरूर ये, जैसा आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी स्टे इन हार्मनी विद नेचर एंड द नेचर विल टेक केयर ऑफ अस। तो सुमित जी बता रहे हैं कि नेचर के साथ रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जो बात कही उससे मैं भी सहमत हूँ कि बचपन में हम जब बॉल से खेला करते थे, बॉल अगर नाले में गिर जाता था, गंदे नाले में, उसे हम उसी हाथ से उठाते थे और हाथ सिर्फ साबुन से भी नहीं, कई बार तो हाथ ऐसे ही धोकर हम कुछ भी जो खा लिया करते थे, मगर उसके बावजूद भी हमें किसी तरह के कोई कीटाणु जो है क्षति नहीं पहुंचा पाते थे। मगर ये जो बातें हैं ये आज लागू नहीं होती है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, एसी में जी रहे हैं, जिस तरह से हम बहुत हाइजीन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हाइजीन होना भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा करता है, मुझे लगता है। उसके बाद अगर आप डस्ट में जाते हैं तो आपको छींक आनी शुरू होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अगर आप ज़्यादा हाइजीन में जी रहे हैं, ज़्यादा बंद जगह पे जी रहे हैं, तो अचानक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती उसकी वजह से। और मैं बताता हूँ, मुझे तो कोरोना काल में जब भी सर्दी हुई या जो भी हुआ, मैं सुमित जी आपको बताता हूँ, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली अभी तक, शुक्र है। मैंने सिर्फ जो सरसों का तेल होता है उसको मैंने ड्रॉप के रूप में नाक में दिया बस, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाता था, यही मुझे करना पड़ता था और यही करके मैं अभी तक आपके सामने हूँ। आज तक टचवुड ऊपर वाला है जिसने मुझे यहाँ तक रखा है, और मेरी इम्यूनिटी भी मुझे लगता है स्ट्रांग है कहीं ना कहीं। तो हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी एक बड़ा यहाँ जो है एक बड़ा वैक्यूम था एक समय में, और आज के दौर में देखा जाता है कि हेल्थ सेक्टर के मामले में बाहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, एक नया टूरिज्म डेवलप हो रहा है। तो मगर हेल्थ केयर सेक्टर में आज भी कई हैक्स है, कई बग्स हैं जिसके कारण परेशानी को झेलना पड़ रहा है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो बड़े बड़े नाम देखकर, बड़े बड़े चीज़ों को देखकर चले जाते हैं, मगर बाद में उन्हें पछतावा होता है। कई बार ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं कि भाई हमें ठग लिया गया, हम इससे बेटर होता हम बाहर चले जाते। तो इन चीज़ों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे बचे लोग? तो किसी इंस्टीट्यूशन या हेल्थ सिस्टम के प्रति मैं नहीं बोलना चाहूँगा, ज़रूर कॉमन बातें कर, यस कॉमन, ये मैं बिलीव करता हूँ कि यस, सिलीगुड़ी एज अ सिटी बहुत इवॉल्व हुई है हेल्थ सिस्टम्स को लेके। बहुत सारी जगहों से, ना कि सिलीगुड़ी से, असम, बिहार,
इंटरनेशनल पेशेंट्स फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फील करते हैं कि जिस तरीके की चिकित्सा उन्हें मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो उससे पूरी तरीके से नाखुश हैं। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट एरिया ऑफ कंसर्न हियर। जरूरी है कि कोई भी पेशेंट अगर किसी अस्पताल में भर्ती होता है, चाहे से वो सरकारी हो या बेसरकारी हो, पेशेंट को या पेशेंट रिलेटिव को उनकी हेल्थ के बारे में बताना या उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताना, उसमें कितना खर्च लगेगा उसके बारे में सही तरीके से अवेयर करवाना, और फिर वो डिसीजन उनके ऊपर छोड़ देना कि हाउ वेल वो सक्षम है वो चिकित्सा लेने या ना लेने के लिए। शायद ये कम्युनिकेशन सही तरीके से पेशेंट या पेशेंट रिलेटिव को ना दे जाना पाने के कारण ये एक टैबू सिलीगुड़ी हेल्थ केयर के ऊपर में थोड़ा सा है। बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं बहुत सारी चिकित्साएं जो पहले सिलीगुड़ी में नहीं होती थी आज होने लगी हैं। इनफैक्ट किडनी ट्रांसप्लांट सिलीगुड़ी में स्टार्ट हो गया है, आई केयर के संदर्भ में, न्यूरोसर्जरी के केस में, हार्ट केयर के संदर्भ में बहुत एडवांस केयर, हेल्थ केयर सिलीगुड़ी का हो गया है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जाते थे, आज वो सिलीगुड़ी में ही वो सारी सुविधाएं ले सक रहे हैं। और ये भी देखना जरूरी है कि खाली जब हम पेशेंट को किसी दूसरे स्टेशन में लेके जाते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द हेल्थ केयर सर्विसेज, उसके साथ एक घर वाले मेंबर को जाना, वहां उनका रहना, वहां का खर्चा करना, वहां का खर्च करना, वो सारी सुविधाएं अगर सिलीगुड़ी में ही अवेलेबल हो तो नॉट जस्ट सिलीगुड़ी बट पूरे नॉर्थ बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया और रीजन का बहुत ही अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। तो सुमित जी बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसे मेडिकल जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जहां पर कि इन चीज़ों की जो कमी देखी जाती है। जैसा हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि जब हम गाड़ी सर्विसिंग में देते हैं या टू व्हीलर देते हैं तो वहां पर भी लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि आपके गाड़ी में ब्रेक ऑयल चेंज करना है कि नहीं, या ये एस्टिमेटेड बताते हैं। उसके बाद अगर हमारी अनुमति होती है तभी वह उस चीज़ को हाथ लगाते हैं, वरना वो नहीं लगाते हैं। मगर मेडिकल लाइन में ये इस बात का थोड़ा अभी भी कमी देखी जा रही है। लोग अपने मर्जी से हेल्थ अपडेट नहीं देते हैं और अपनी मर्जी से जब एक पेशेंट उनके यहाँ आता है, कई अधिकांश की मैं बात कर रहा हूँ, कई ऐसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जो एक बार आ गया जो पेशेंट, उसको फिर पूरी तरह से निचोड़ने का प्रयास करते हैं और सामने वाले को अपडेट नहीं करते हैं। अगर अपडेट करके आप निचोड़ो तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी जो है बड़ाई होगी, आपकी इसमें कमी नहीं। आप छिपाने की क्या बात है? अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसकी इच्छा है वो ठीक कराएगा। अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, किसी को स्टंट लगाना है तो आप बता दो, बताया जाता है। ऐसे केसेस में मुझे लगता है रिस्की केसेस में बताया जाए, मगर छोटी मोटी चीजों में बहुत सारे अपने आप ही टेस्ट हो जाते हैं 50,000 के, 20,000 के, 70,000 के। वो अलग से एक जब बिल देखता है पेशेंट तो उसको एक धक्का सा लगता है, एक और पेशेंट रेडी हो जाता है। मतलब एक पेशेंट तो अंदर है और एक बाहर में जो है, जब वो बिल देखता है तो वो एक रेडी हो जाता है हार्ट पे हाथ रख के। तो कहीं ना कहीं 2 पेशेंट आप एक साथ रेडी कर रहे हो, फिर उसके बाद तीसरा और रेडी हो जाता है जब उन दोनों को देखता है तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है रहम की गुंजाइश होनी चाहिए। ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें कि आप धन को लेकर कार्य करो। इसमें कहीं ना कहीं समाज सेवा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर को समाज सेवा के रूप में ही देखा जाना चाहिए और देखा जाता रहा है। तभी डॉक्टर जो शपथ लेते हैं, मुझे लगता है उस शपथ में भी सेवा की शपथ होती है। इस बात में आप सहमत हैं? तो यस, बिल्कुल, एकदम 100% सहमत हूं। हर व्यवसाय में ही एक ह्यूमन टच होना चाहिए, बट हेल्थ केयर, स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये ऐसे वल्नरेबल बिजनेसेस हैं जिसमें कि 100% फर्स्ट प्रायोरिटी ही पेशेंट और उनको मिलने वाली सुविधाएं प्रायोरिटी। जो अस्पताल बनता है, सुमित जी, मैं मेरी बात से अगर सहमत हो तो आप बताइएगा। जो अस्पताल बनता है, अस्पताल कभी भी, एक अस्पताल का लाइसेंस, मुझे लगता है कि डॉक्टर, अगर उससे डॉक्टर उसका मालिक ना हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे मिलेगा नहीं। ऐसी कोई प्रावधान है? ऐसा नहीं है। तो डायरेक्टर में डॉक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका क्या है, इसके प्रावधान क्या है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें एक एपेक्स बॉडी है, CMOH जिसे बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। उसके तहत काफ़ी सारे नियम बनाए गए हैं
और उन नियम के अनुसार अगर कोई भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन अगर सिलीगुड़ी में या कोई भी शहर में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आता है और करीब 17 से 18 लाइसेंसेस होते हैं और सारे लाइसेंसेस अगर सही तरीके से लिए जाएं और ऑब्वियसली अगर सारे लाइसेंस मुहैया कराए जाएं तो फिर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। उसमें किसी डॉक्टर का बोर्ड में होना या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने जो बात बताई, शायद मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, हो सकता है मैं इसमें लैग कर गया हूँ कि हर आदमी हर चीज़ पढ़ नहीं सकता है, हर जानकारी। आज ये जानकारी मिली, मैं इसके लिए आभारी हूँ इनका कि अपडेट मिला मुझे ये। मगर कहीं ना कहीं अगर हम हेल्थ सेक्टर में आ रहे हैं और अगर हम इसको अपना व्यवसाय बना रहे हैं, तो मुझे लगता है व्यवसाय बनाइए, कोई खराबी नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो आप उससे रिटर्न की आशा रखोगे। जब व्यवसाय के तौर पे अगर सरकार ही आपको व्यवसाय करने की अनुमति दे रही है, तो आप तो लाभांश तो देखोगे, उसमें लाभ होगा। मगर लाभांश के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इसके साथ कहीं ना कहीं एक समाज सेवा जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि इसमें एक मनुष्य के साथ जब वो रोगी बनकर आता है, तो हमारे पहले दृष्टिकोण से वो हमें देखता है कि डॉक्टर साहब या फिर हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे, वो मदद की आशा से आता है। पैसा तो सेकेंडरी इशू आता है, इसीलिए लोग विश्वास करके आपके पास आते हैं और आप जो मांगते हैं वो दे देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं समाज सेवा का दृष्टिकोण रहना चाहिए। इसी आशा के साथ हम लोग भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि कम से कम कुछ तो इसमें भी लोगों को शर्मिंदगी हो जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो समाज सेवा के तौर पे भी ऐसे इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। जैसे आज काफ़ी ट्रस्ट हैं जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, और व्यवसायी भी हैं जो कि कम किफ़ायती रकम में। इससे पहले भी कोविड के दौर में आईसीसी ने भी एक अस्पताल चलाया था कोविड के दौरान, आपको शायद याद होगा, आप भी आईसीसी से जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी वह निःशुल्क था पूरी तरह से। उसमें जितने मेंबर्स हैं उन्होंने ही अपना योगदान देकर, वो सारे व्यवसायी हैं और सारे उद्योगपति हैं, उन्होंने अपना योगदान देकर एक अस्पताल क्रिएट किया था, टेम्पररी एक अस्पताल बनाया था जिसमें लोगों की मदद की, और उसमें काफी लोग लाभान्वित हुए। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं आज समाज में, ऐसे व्यवसायी भी हैं। तो मुझे लगता है उनसे प्रेरित होने की आवश्यकता है हम लोगों को, और फिर से एक बार हमें पास्ट में जाना चाहिए, हमें ऐसे सोच में जाना चाहिए जिस समय कोविड का दौर था, जब लोग, एक समय आया था जब मदद नहीं करते, और एक समय आया था इतनी मदद की लोगों ने कि भर भर के मदद की। तो आज हम क्यों भूल रहे हैं उस चीज को? आज भी हमें कम से कम उस सोच में लेकर आना पड़ेगा अपने आप को। तो सुमित जी, क्योंकि वक्त काफी लंबा हो गया, हम आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और अब हमारा इस कार्यक्रम के समाप्ति का समय आ गया है। तो जैसा कि हर बार हम अपने मेहमान से गुजारिश करते हैं कि आप नमस्ते सिलीगुड़ी कह के अगर आप कोई भी निवेदन, प्रतिवेदन या संबोधन करना चाहते हो या कोई आइडिया शेयर करना चाहते हो सीधे तौर पे, मुझसे नहीं, सीधे तौर पे दर्शकों से, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। नमस्ते सिलीगुड़ी। मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, द वर्ल्ड हैज इनफ टू गिव फॉर द नीडी बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीडी। इसका मतलब है जितनी हमारी दरकार है, जितनी आवश्यकता है हमारी, वह आवश्यकता पूरी करने के लिए ये प्लैनेट, ये धरती, ये भारत माँ इनफ है। बट अगर हम कहीं ना कहीं ग्रीडी हों तो ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक, ऑफ पोल्यूशन, ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ इन्वायरमेंट, जिसके ऊपर हम अड्डा चला रहे हैं नमस्ते सिलीगुड़ी का, ये सारी बातें शायद आज हमें करनी ही ना पड़ती अगर हम सिर्फ अपनी नीड का ध्यान रखते और अपनी ग्रीड के पीछे ना भागते। तो शायद हर कोई आज इस नमस्ते सिलीगुड़ी के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि हम हर कोई अगर अपनी नीड के ऊपर सिर्फ फोकस करें और ग्रीड के ऊपर नहीं, तो शायद हमारा देश, हमारा शहर बेहतर होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुमित सिंगल, जो कि एक युवा व्यवसायी हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, और इन्होंने आखिर में जो बात कही वह सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और आपको मैं बता दूं कि ज़रूरतें हर इंसान की, हर पशु पक्षी की भी पूरी होती है, मगर जो लालच है, हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, विलासिता की जो सोच होती है कि हमें जितनी आवश्यकता पूरी होने के बाद भी हमें और चाहिए, मतलब मैंने मेरा खाना खा लिया मगर सुमित का खाना भी मुझे चाहिए, और मुझे इसका भी खाना चाहिए, उसका भी खाना चाहिए, ये जो भूख है ना, इस भूख को कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। उसी बात को आखिर दौर में इन्होंने ग्रीड को दर्शाया है कि आप ग्रीड को खत्म कीजिए, नीड पे फोकस, हाँ, नीड पे फोकस कीजिए, जरूरतें पूरी हो जाएंगी, और जरूरतें पूरी करने पे लगेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा ये कार्यक्रम सार्थक होगा। और हो सकता है ये कार्यक्रम हमें खत्म करना पड़े, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, चेंज कर देंगे, हाँ, हम टॉपिक चेंज करेंगे, तब हम कुछ और टॉपिक लेकर
लेकर आएंगे, मगर यह कार्यक्रम को अगर हम समाप्त कर पाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर इसके बदले, इस कार्यक्रम के कारण कहीं ना कहीं बदलाव आया है, तो हमें खुशी महसूस होगी। आप आवश्यकता पर जोर दीजिए, जरूरतों पर जोर दीजिए, और उस जरूरतों में क्या क्या चाहिए आप सबसे पहले खुद से पूछिए कि हाँ, हमें अपने घर से स्टार्ट करना है, हमें क्या क्या ठीक करना है, उसकी हम शुरुआत कर देते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप ऐसे ही देखते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। तो मिलेंगे कल फिर एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।